हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं मुद्रा के गुण, लाभ या महत्व के बारे में। वैसे तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। मैंने 2 वीडियो पहले से ही जो है कि डाल दी हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, कि हमारी ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मतलब कि ये जो नई अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारे मुद्रा की भूमिका क्या है, उसमें उसकी मतलब कि कार्य क्या है। चलिए देखते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री तथा मार्क्सवादी विचारक मुद्रा को महत्वहीन वस्तु समझते थे। जो हमारे बहुत पुराने अर्थशास्त्री थे, वो लोग जो है कि मुद्रा को महत्वहीन समझते थे। महत्वहीन का मतलब एकदम बेकार समझते थे, उसका कोई महत्व ही नहीं रखते थे हमारे जीवन में। लेकिन एडम स्मिथ ने तो यहाँ तक कहा था कि मुद्रा उस पथ के समान है जो घास का तिनका भी उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब कि ये हमारी जो मुद्रा थी वो बिना हमारे द्वारा लाए गए चलन में या बिना हमारे द्वारा खर्च किए गए वो एक घास के तिनके की समान है, जिसे कि वो स्वयं से उत्पन्न हो ही नहीं सकता। मुद्रा स्वयं से चलन में हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसे आर्थिक विकास का दर्पण और सभ्यता का आधार मानते हैं। लेकिन हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री, जो इस समय के अर्थशास्त्री लोग हैं, वो लोग मुद्रा को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि जिससे हमारा आर्थिक विकास का जो दर्पण है, जो उसकी जो प्रतिबिंब है, उसको मतलब कि उसको सभ्यता का आधार मान लिए हैं कि मुद्रा ही हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। आज जीवन में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो मुद्रा से प्रभावित न हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पक्ष हो, चाहे वो कहीं जाने का पक्ष हो या कुछ लेने का पक्ष हो या देने का, क्रय विक्रय इत्यादि। कोई भी ऐसा कार्य भी नहीं है जो वहाँ बिना मुद्रा के कोई करना चाहेगा। चाहे विज्ञान हो या उद्योग, चाहे कला हो या साहित्य, चाहे व्यापार या वाणिज्य का क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन, मुद्रा हमारे प्रत्येक क्षेत्र की मार्गदर्शक एवं संचालक घटक बन गई है। जो हमारी मुद्रा है वो चाहे तो हर पक्ष में लगती है, जैसे कि विज्ञान में भी, क्योंकि उसमें तो मुद्रा लगेगी ज़रूर। उद्योग है, मान लीजिए आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, उसमें अगर आप कला हैं तो कला में भी लग सकती है। आपका ये जो साहित्य है उसमें भी लग सकता है, आपके व्यापार वाणिज्य में लग सकता है, और सामाजिक जीवन में जैसे कि शादी विवाह में तो मुद्रा लगता ही लगता है, क्योंकि बिना पैसे के शादी विवाह होते भी नहीं हैं। और जो हमारी ये मुद्रा है वो हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में मतलब कि प्रचलित हो गई। मतलब कि वो एक दिशा हम लोगों को दिखाती है, एक ऐसा मार्ग हमें दिखाती है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हाँ, हमें इस रास्ते पे चलना है। और मुद्रा हमारे जीवन को इतना सरल बना देती है कि हम उस पर चलते चलते इतना वो हो जाते हैं, इतना मतलब कि इतने ज़्यादा हम लोग वो हो जाते हैं जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी कठिनाई नहीं होती है मुद्रा के होते हुए। प्रोफेसर J.L. हैंसन के अनुसार क्या कहा गया है? सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वाधिक शक्तिमान है। क्योंकि सौंदर्य जो आपका चरित्र है, आपकी जो सुंदरता है, वो तो शक्तिमान है, लेकिन हमारी ये जो मुद्रा है ये सर्वशक्तिमान है। ठीक है। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जैसे कि अत्यधिक बलशाली। प्रोफेसर क्राउथर ने तो मुद्रा के महत्व के विषय में यहाँ तक कहा कि जो महत्व यंत्रशास्त्र में पहिए का, विज्ञान में अग्नि का तथा राजनीतिक में मत का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। मतलब कि हमारे अर्थशास्त्रियों में जो महत्व है मतलब कि हमारे अर्थशास्त्रियों का पहिया एक है जो विज्ञान को अग्नि तथा राजनीति में मत का पथ का जो है कि वो मार्गदर्शन करती। उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का आविष्कार हुआ कि मनुष्य अपने जो वो जीवन यापन करना चाहता है उसमें वह इतना मतलब कि इतना ज़्यादा वो पावरफुल हो गया है कि बिना मुद्रा के वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक मुद्रा है उसकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व की समस्त समस्याएं, चाहे उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो, मौद्रिक प्रणाली से अनिवार्य रूप से स्वीकार करती रहती है। मतलब कि विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, सब में ये मौद्रिक प्रणाली लगती है। क्योंकि मुद्रा जो है कि वो हर चीज़ में, हर सेवा से लेके हर चीज़ में वो लगती है। मुद्रा के व्यापक महत्व के कारण आज के युग में मुद्रा का युग कहा जाता है। मुद्रा का इतना जो है कि इतना ज़्यादा उसका क्षेत्र बढ़ गया है हमारे जीवन में कि आज का ये जो युग चल रहा है उसको मुद्रा का युग लोग मानने लगे हैं। मतलब कि मुद्रा का समय यानी पैसे का समय। मुद्रा के लाभ व महत्व निम्नांकित उपशीर्षकों के अध्ययन को भलीभांति समझाया गया है। मतलब कि हमारी ये जो मुद्रा है इसको कई लोगों के द्वारा समझाया गया है। पहला, वस्तु विनिमय के दोष से मुक्ति। वस्तु विनिमय प्रणाली तो आप लोग जानते ही हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य जो है कि जो आपसी लेन देन होते हैं, प्रत्यक्ष लेन देन होते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। चलिए उसी के बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों को वस्तु विनिमय से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए। विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक होने के कारण मुद्रा ने सभी प्रकार की संपत्तियों के क्रय विक्रय को सरल बना दिया है। विनिमय का ये जो माध्यम है, ये मूल्य के मापक होने के कारण मुद्रा ने भी सभी प्रकार की संपत्तियों में जो लेन देन होते हैं, हर प्रकार की वस्तुओं में, उसको मुद्रा इतना सरल बना दी है वस्तु विनिमय से कि वस्तु विनिमय की अब जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे जीवन में। मुद्रा ने विभाजन, मूल्य स्थानांतरण तथा क्रय शक्ति संचय के समस्या को भी अत्यंत अंत कर दिया है। मतलब कि मुद्रा जो विभाजन है कि हम लोग पैसे का विभाजन कर नहीं सकते, और मूल्य स्थानांतरण कि हम लोग उस मूल्य का स्थानांतरण कर नहीं सकते कि हमारे अगर एक नोट पे अगर हम लोग उस पर 20 रुपये लिखा है तो हम उसको 50 रुपये तो बोलेंगे नहीं, वो 20 का ही नोट रहेगा। और क्रय, हमारी जो क्रय शक्ति संचय करती है उसका भी समस्या अंत कर दी है। क्योंकि अगर वस्तु विनिमय का समय होता तो हम गेहूं के बदले चावल लेते, चावल के बदले वो लेते, तो हम तब बचत कर नहीं पाते। जिस वजह से मुद्रा है, हमको जितना चाहिए हम उतना केवल ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार मानव वस्तु विनिमय की कठिनाई को सर्वाधिक मुक्त हो गया। मतलब कि जो मनुष्य है ये लोग वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ हुआ करती थी, जैसे दोहरे संयोग का अभाव हो जाया करता था वस्तु विनिमय से, आज मुद्रा के समय में ये सारी समस्याओं से वो लोग मुक्त हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। साख का आधार। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। हमारी ये जो आधुनिक व्यवस्था है, ये ढांचा का मतलब होता है एक रूप उसका मतलब कि एक ऐसा प्रतिबिंब या प्रकार, उसका ऐसा रूप जिसे हम ढांचा कहते हैं। जैसे ईंट बनती है तो उसका एक ढांचा रहता है, उसी तरह से हमारे व्यवसाय का एक साख होती है, उसका भी एक ढांचा बना रहता है। बैंकिंग समस्या व्यापार तथा उद्योग से पूंजी उधार देकर आर्थिक तंत्र की जड़ों को हरी भरी रखने की प्रयत्न करती है। हमारी जो बैंक की संस्थाएं हैं, ये व्यापार को, उद्योग को पूंजी दे कर, उनको उधार दे करके उनकी जो आर्थिक, उनके जीवन की जो ये गतिविधियां हैं, उनके जड़ों की, उनके तंत्र की जड़ों को इतनी हरी भरी करने का प्रयत्न करती रहती हैं हमारा ये बैंक, कि उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है बैंक का। इस हमारी साख का आधार मुद्रा है। मतलब कि इस सारी शाख का आधार मुद्रा, इन सभी शाखा, जितनी भी शाखाएं हैं, सभी के आधार मुद्रा ही है। क्योंकि अगर मुद्रा शाख में रहेगी नहीं तो हम उसका प्रयोग क्यों करेंगे। आखिर हम लोग बैंक का प्रयोग तो पैसों जमा करने के लिए, निकालने के लिए, उधार लेन देन करने के लिए, इन्हीं सब के लिए होता है, लोन लेने के लिए, आदि चीज़ों के लिए। मुद्रा के बिना शाख व्यवस्था अस्तहीन हो जाती है। अस्तहीन मतलब का उसमें कोई जीवन ही नहीं रह जाता, उसमें कुछ रह ही नहीं जाता। मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक तेल एवं ईंधन का काम करती है। जो हमारी मुद्रा है ये आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तेल और ईंधन का, क्योंकि अगर आपके पास तेल नहीं है तो आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ईंधन नहीं है तो आपके रेल नहीं चलेंगे, मतलब कि ट्रेन जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, और हमारी जो ये मुद्रा है वो इन्हीं का काम करती है। अब आगे चलिए देखते हैं। पूंजी निर्माण में सहायक।
कि मुद्रा पूंजी निर्माण में कैसे सहायक है। मुद्रा के माध्यम से ही लोगों को छोटी छोटी बचतें बैंकों में जमा होती है। ये जो हमारी मुद्रा है इसी को लोग थोड़ा सा अपने जो है कि शेयर से बचा करके, अपनी बचत से बचा करके, उसकी सेविंग ना करके वो अपने उसे बैंकों में रख लेते हैं, उसकी थोड़ी सी बचत करके, ताकि आगे समय आने पर उनके कठिनाई के समय में वो पैसे उन्हें काम दे। ये छोटी बचतें ही विशाल पूंजी कोष का रूप धारण कर लेती हैं। आप जब छोटी छोटी बचतें बैंक में करेंगे तो बैंक आपको उसके साथ ब्याज भी देगा, जिससे कि आपका ब्याज 1 साल 2 साल में ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये तो हो ही जाएगा। इस तरह से वो आपका धीरे धीरे बहुत बड़ी विशाल पूंजी के रूप में वो बन जाता है। इस कोष से देश के आर्थिक विकास एवं योजना के लिए धन मिलता रहता है। अतः मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। और ये जो हमारा कोष है, बैंक वाला कोष है, इससे हमारी जो आर्थिक जीवन है, हमारा जो जीवन है विकास के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए ये जो धन है, इनकी योजना जो है कि हमें जो है कि बैंक से ही मिली, कि हम अपना पैसा थोड़ा सा बचत करके, जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन से ही गुल्लक बना लेते हैं, गुल्लक में अपने अपने पैसे डालने लगते हैं। इसके बाद एक समय आता है कि वो अपने गुल्लक को फोड़ते हैं, इसके बाद इतने खुश होते हैं कि हमारे पास इतने रुपये जमा हो गए हैं। वैसे आज के समय में लोगों के इस मतलब कि उनको जो मुद्रा है उसको जमा करने के लिए बैंक का निर्माण हो गया है, कि लोग अपनी बचत को रख करके आगे अगर कोई समस्या आए तो वो उससे आसानी से छुटकारा पा लें। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। और हमारी ये जो मुद्रा है ये हमारे पूंजी निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कि सर्वोत्तम माना जाता है। मुद्रा वैसे पूंजी मतलब पैसा ही होता है, मुद्रा मतलब। चलिए आगे देखते हैं। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब है कि हम जो परिश्रम करते हैं। मुद्रा के कारण ही श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म मिलता है। अगर हमारे पास मुद्रा है मान लीजिए, तो हम श्रम का विभाजन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कारीगर काम करने आता है तो हम उनमें श्रम का विभाजन कर देंगे, उनके कार्य का विभाजन कर देंगे कि आप ये कार्य करें, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप इतना करें, इतना दूंगा। जो आज आर्थिक प्रगति को आधार है, मतलब कि हमारी जो प्रगति हो रही है आगे आगे धीरे धीरे हमारे योजनाओं में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इन सब का कारण मुद्रा ही है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना असंभव हो। और विशिष्टीकरण के कारण जो हमारा ये जीवन है आज का आर्थिक समय का, इसमें जीवन में मुद्रा के बिना असंभव हो चुका है, क्योंकि मुद्रा से ही हर एक वस्तु, हर एक चीज़, हर प्रकार की सेवाएं हमें मिलती है। बिना मुद्रा के हमें तो यहाँ तक कि रहने को भी जगह नहीं मिलती। इस प्रकार मुद्रा आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का आधारशिला है। इसी तरह से जो मुद्रा है हमारे ये आधुनिक उत्पादन के लिए एक हमारे व्यवस्था का आधारशिला मान लिया गया है, क्योंकि मुद्रा रहेगा तो हम अनाज भी उगा सकते हैं, उससे अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। बिना पैसे के तो हम खा पी नहीं सकते, और अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा जीवन नहीं रह सकता। बच आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। मुद्रा हमारे आर्थिक विकास और रोजगार में कैसे सहायक होता है। रोजगार का मतलब होता है जो कारीगर लोग होते हैं, काम करने वाले। मुद्रा आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो हमारी मुद्रा है ये हमारे साधनों के रूप में जो हमारे रोजगार लोग होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भूमिका का मतलब होता है उनका एक भाग, उनकी एक मतलब की अवधारणा को प्रकट करती है, आधार जिसको बोलते हैं। मुद्रा की मात्रा आय, बचत, विनियोग और उपयोग को प्रभावित करती है। हमारी जो मुद्रा है इसकी जो मात्रा होती है वो हमारी आय के लिए होती है, बचत के लिए होती है, विनियोग के लिए उत्पन्न वो होती है, मतलब उन लोगों को प्रभावित करती रहती है। वो उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है। और अगर हम उपभोग करेंगे किसी वस्तु को, अगर हम उपभोग करते हैं, उपभोग का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। उपभोग का अर्थ मतलब होता है ग्रहण कर लेना। जैसे मान लीजिए हम आपको इस पर एक उदाहरण दे देते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, तो आप फसल उगाएं गेहूं का, तो आप गेहूं का फसल उगाएंगे तो उसे आप बेचेंगे, वो उपभोग नहीं होगा, उसे आप बेच देंगे। ठीक है,
वो आप एक उपभोक्ता को दे देंगे। इसके बाद वो गेहूँ वाला जो जिसको आप गेहूँ दिए रहेंगे वो एक कंपनी में जाएगा जहाँ पर आटा बनता है उसका, तो वो जा कर के आटे वाले को देगा। तो आटा मान लीजिए आपने 5 रुपये का गेहूँ बेचा गेहूँ वाले को, और गेहूँ वाला आटे वाले को वो 6 रुपये में बेचे। फिर आटा वाला उसी चीज़ को उसी माल को 7 रुपये में जा कर के विदेश में दे देगा, और वही 7 रुपये विदेश वाले लोग जो है कि उसे 8 रुपये में उसका वो लोग ब्रेड बनाएंगे और उसको पैक करके वो आपके ही देश में उसे 10 रुपये में देंगे। और वही लास्ट में जो बचेगा, जो पैसा बचेगा जिसको कि तब उसके बाद उसका कोई प्रयोग ही नहीं रह जाए, क्योंकि वो ब्रेड तो बन ही चुका है, और ब्रेड बन गया तो वो अंतिम में उपभोक्ता के पास चला जाएगा जिसका वो उपभोग कर लेगा। उपभोग का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। तब वो लास्ट में वो ब्रेड अगर कोई इंसान खा लेगा, इसके बाद तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। हाँ, वहीं पे उसका समापन हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोग का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास की सूचक मतलब कि विकास क्या है। मुद्रा से ही देश का राष्ट्रीय आय का माप होता है। हमारी जो इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, वह मुद्रा से ही होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा वह बचत करके रखेंगे तो हम जो है राष्ट्रीय आय जमा कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें जो है कि कठिनाइयाँ ना हो। जैसे आज कोरोना के काल में देखिए कितने सारे लोगों का बिना मुफ्त में देखिए वैक्सीन लग रहा है, इलाज हो रहा है, उनको मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम दर प्रतिदर जो है कि हम लोग अगर टैक्स भरते जाएंगे, जिससे कि हमारी देश में ना कभी मंदी आएगी ना कभी कोई बेरोजगार होंगे। जिससे पता चलता है कि देश की आर्थिक विकास में किस गति से वृद्धि हो रही। अगर हम राष्ट्रीय आय अपनी इनकम अगर भरते रहेंगे, अपनी टैक्स भरते जाएंगे, तो उससे हमारे जो आर्थिक विकास होगा, हमारे देश में जो विकास होगा वो इतनी गति से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रति व्यक्ति आय भी मुद्रा में मापी जाती है। प्रति व्यक्ति की आय जो है मुद्रा में मापी जाती है। उनकी जो बचतें होती हैं, उनकी जो लाभ होते हैं, उनको मुद्रा में लोग मापते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं शहरों में तो ऐसा होता है कि किसी के पास अगर इतने ज़्यादा पैसे होंगे तो सरकार उस पर टैक्स काटेगी, ये सब होता है ना। तो ये सब सरकार बचा के रखती है, फिर उन्हीं लोगों को वो लौटा देती है, ना कि वो खुद ले लेती है। चलिए आगे देते हैं। बहुत से देशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना से यह पता लगा सकता है कि कौन सा देश अधिक उन्नति कर रहा है तथा कौन सा देश पिछड़ा हुआ है। मतलब कि आप लोग उस आय से इतना पता लगा सकते हैं कि वह देश जो है, वह राज्य, वो जो है कि उसे क्या बोलते हैं, वह शहर कितनी ज़्यादा प्रगति कर रही, कितनी ज़्यादा उन्नति पर पहुंची है, कितनी ज़्यादा अधिक वो आगे बढ़ गई है। उस आप टैक्स से पता लगा सकते हैं। जो उसकी आय होगी, उस राष्ट्र की आय होगी, उससे आप पता, अगर उसकी आय ज़्यादा है तो वो देश उन्नति कर रहा है, अगर आय कम है तो वो देश पिछड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। पूंजी की गतिशीलता। पूंजी में मतलब हमारे पैसे में गतिशीलता कैसे होती है। मुद्रा ही पूंजी को तरल रूप देती है। जो हमारी मुद्रा है ये पूंजी को तरल रूप देती है। पूंजी को हम कहते हैं पैसा, मुद्रा भी पैसा है, लेकिन मुद्रा को लोग ना कह के पूंजी कहते हैं, जो कि उसका तरल रूप में एक नाम दिया जाता है। तरल रूप का मतलब होता है, आप लोगों को एक और ऑप्शन दे देती हूँ इस पर एक उदाहरण और। मुद्रा ही पूंजी को तरल रूप देती है। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई नदी है, तालाब है, तो उसमें पानी हमेशा बहता रहता है। उसी प्रकार से जो हमारी पूंजी है वो भी एक तरल रूप से है, जिसे आप जो है कि वो बहता रहता है, वो बचेगा नहीं। आज आप 10 रुपये कमाएं तो फिर अगले दिन आप उसमें 10 रुपये का कुछ सामान खरीद लेंगे, घर का राशन खरीद लेंगे, फिर वो 10 रुपये राशन वालों को दे देंगे, फिर राशन वाला दूसरे वाले से जाके राशन लेगा, फिर वो कंपनी में देगा, फिर ऐसे ऐसे जो पूंजी जहाँ भी रहती है वहीं पे फिर वो आ भी जाती है। फिर आप मेहनत करेंगे, फिर से आपको वही 10 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारी पूंजी एक तरल रूप में कार्य करती है, वो आती जाती रहती है। आगे देखते हैं। इस तरल रूप में पूंजी उस क्षेत्र में आसानी से भेजा जा सकता है जहाँ उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जिस तरह से नदी के पानी को आप रोक नहीं सकते, वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वो बहती चली जाती है, आप उसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते हो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज लेती है। उसी तरह से हमारी ये जो पूंजी है ये उस क्षेत्र में आसानी से चली जाती है जहाँ पर उसकी अधिक आवश्यकता, जैसे जल की आवश्यकता जहाँ पे होती है वो वहीं पे रहते हैं, ना कि रेगिस्तान में।
उसी तरह से हमारे पूंजी की जहाँ पर आवश्यकता होगी ना, वो अत्यधिक आवश्यकता की जगह पे वो पहुँच ही जाएगी किसी न किसी प्रकार से। इस प्रकार मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाती। इस प्रकार हमारी जो मुद्रा है ये पूंजी को गतिशील बना देती है, उसका इतना तेज रफ्तार कर देती है उसे कोई रोक नहीं सकता कि उसका हस्तांतरण करने से कोई उसे रोक सके, उसका क्रय विक्रय करने से रोक सके। धन के श्रेष्ठतम प्रयोग में सहायक होती है, और धन जो है कि बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए सहायक की जाती है, ना कि किसी और कार्य के लिए। राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। धन हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है अपने राज्य से अंदर। मुद्रा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। जो हमारी ये जो पैसा है, इससे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इससे बहुत ही हमें सहायता मिलती रहती है मुद्रा से। मुद्रा के माध्यम से विभिन्न देशों में आसानी से आप लेन देन पहले से न केवल बहुत बढ़ गया है, बल्कि उसमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आपदाओं का गति भी तीव्र हो गई है। और जो हमारे मुद्रा है, इसके माध्यम से जो देश विदेश में जो हम लेन देन करते हैं, जैसे आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए पेट्रोल का। इसका पेट्रोल तो हमारे भारत में बनता नहीं, हमारे देश में, उसको हम लोग कहीं से लाते हैं। मान लीजिए अगर कच्चा तेल हमारे देश से निकाला जा रहा है तो उसे हम लोग प्योर करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए हम उसे जो है कि बाहर देश में भेजेंगे, फिर वहाँ से वो प्योर होगा। मान लीजिए हम उनको 4 रुपये में देते हैं, वो प्योर करके वही हमें 8 रुपये में देते हैं, जिससे कि उनकी जो है कि गति बढ़ती रहती है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान की गति को तीव्र करती है, जिससे हमारे राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान की गतिविधियां, इनको इतनी गतिशील बना देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके व्यापार करने की इतना तेज़ बढ़ा देती हैं कि हम जहाँ भी चाहें तहाँ भी पूंजी लगा सकते हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो। औद्योगिक प्रगति का आधार। अब औद्योगिक प्रगति का आधार हम देख लेते हैं। आधुनिक उद्योग प्रधान युग को औद्योगिक विकास की दर पूंजी में उपलब्धता पर निर्भर करती है। जो हमारा जो आधुनिक उद्योग है, जो हमारा ये जो व्यापार करने का जो उद्योग है, इसका जो ये प्रधान युग चल रहा है, इसमें औद्योगिक विकास में पूंजी की दर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। पूंजी मुद्रा के रूप में सरलता से एकत्र की जा सकती है। अब पूंजी जो है मुद्रा के रूप में बहुत ही आसानी से हम लोग उसको एकत्रित कर सकते हैं। उद्योग में विकेंद्रीकरण, यंत्रीकरण, विशिष्टीकरण, संयुक्तीकरण तथा उनकी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था का समुचित प्रबंध मुद्रा द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उसको हम लोग कितने अच्छे से कर लेंगे, उसका विकास कितनी तेज़ी से कर लेंगे। यंत्रीकरण का अर्थ होता है कि उसको हम किन किन चीज़ों में लगाएंगे, किन किन तकनीकों में लगाएंगे। और विशिष्टीकरण का मतलब होता है उनको हम कितने भागों में विभाजित करके उनका विशिष्टीकरण कर लेंगे, उनका अवलोकन कर लेंगे। संयुक्तीकरण का मतलब होता है हम उनको कितना एकत्रित करने के बाद, उनको संयुक्त करने के बाद उनकी जो महत्व होंगी उनको हम बढ़ावा दे लेंगे। उनके आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को समुचित प्रबंध मुद्रा द्वारा ही संभव होता है। उनकी जो आंतरिक, जो उनकी अंदर की भावनाएं और बाहर की व्यवस्थाएं ये सब रहती हैं, इनको समुचित का अर्थ होता है उनको जो है कि एकत्रित कर लेना, उनका एकाग्रता के रूप में प्रबंध मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सकता है। आगे देखते हैं प्रोफेसर पीगू के शब्द में कि प्रोफेसर पीगू हमारे जो थे उनके बारे में, ये ना कि वो मुद्रा के बारे में क्या सोचते थे। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। मतलब उनके कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो आधुनिक विश्व है, जो आज का ये विश्व है हमारा, ये मुद्रा रूपी जो वस्त्र होते हैं उसको धारण किए हुए। जैसे हमारा हिमालय है तो हिमालय की चोटी देखिए कि वो जो बर्फ से घिरा हुआ है, उसका मतलब कि वो धारण किया हुआ है वस्त्र। उसी तरह से हमारे जो विश्व है पूरा ये मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। आर्थिक दासता में से मुक्ति। जो हमारी आर्थिक दासता है, मतलब कि दासता का अर्थ होता है जैसे कि किसी की गुलामी ना करना। आगे देखते हैं वर्तमान समय में लगान, ब्याज, मजदूरी आदि का भुगतान मुद्रा में किया जाता था।
आज के समय में हमारे जो लगान मतलब किसानों के द्वारा लिया गया जो कर होते हैं उनको कहते हैं। ब्याज मतलब बैंकों के द्वारा जो हम लोग लेते हैं। मजदूरी मतलब कि किसी का हम अगर कार्य किए रहते हैं उसका हो गया। आदि का हम भुगतान जो भी करते हैं वो मुद्रा के ही रूप में करते हैं, ना कि गेहूँ चावल आटे के रूप में करते हैं, क्योंकि ये मुद्रा का युग माना गया है। जिससे किसान को जमींदार से, श्रमिक को पूंजीपति से तथा उपभोक्ता को व्यापारी के शोषण से मुक्ति मिल गई है। हमारे इस मुद्रा के रहने से किसान को जमींदार से मुक्ति मिल गई है। जमींदार से ऐसे मुक्ति मिली मतलब कि जो किसान लोग हुआ करते थे पहले, जमींदार उनको 4 हिस्से अगर ज़मीन दिया करते थे तो उसमें से 3.5 हिस्से अपना लिया करते थे, मतलब खुद लिया करते थे, और आधा हिस्सा जो बचा करता था उनके उस खेत का, उसे किसान को दे दिया करते थे। अब उसमें चाहे किसान के परिवार का पालन पोषण हो या ना हो, उससे उन जमींदारों पर कोई फ़र्क नहीं या प्रभाव नहीं पड़ता था। और श्रमिक को पूंजीपति से, श्रमिक मतलब कि जो लोग घर मकान इत्यादि बनाते हैं उन लोगों को श्रम करने के बाद जो पूंजीपति लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग रहते थे, जो लोग काम करवाते थे, जो कस्टमर हुआ मतलब कि जो वो मैनेजर हुआ करते थे, वो लोग जो है कि पैसा ही नहीं दिया करते थे, जिससे उन श्रमिकों को बहुत ही कठिनाई होती थी जीवन यापन करने में। उपभोक्ता को व्यापारी से, और जो हम लोग हुए जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को व्यापारियों से होगा। व्यापारी हम लोग को 5 रुपये में सामान लाएंगे तो हम लोगों को 20 रुपये में देंगे। उससे जो है कि हमारी जो मुद्रा है ये इससे शोषण से मुक्ति मिल चुकी है हमारे मुद्रा के होते हुए। अगर हम जमींदार का कोई काम करेंगे तो हमें पैसा चाहिए, अनाज चाहिए, पैसे ले लीजिए, आप मनी ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए, इन सब से हमें मुक्ति मिल गई है। वस्तुतः मुद्रा ने स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा जो है स्वतंत्र रूप से एकदम प्रतिस्पर्धा के रूप में, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है भाग लेना या युद्ध के मैदान की तरह। प्रतिस्पर्धा मतलब कि कोई भी खेल का चयन करना। आपका मतलब कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, किसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन सब के वजह से जो है कि हमारी जो सामाजिक एवं आर्थिक दासता से मुक्ति मिला दी।